आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस क्लियर क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के लिए प्रैक्टिस पेपर लेकर आए हैं। हमारे चैनल पर मैं आपको जैसे पहले भी बता चुका हूँ, इस समय EMRS और इसके साथ साथ आपका जो है यूपी TGT, यूपी LT ग्रेड, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट और इसके साथ साथ जो है आपका नीट की तैयारी कराई जाती है। तो जो नए लोग चैनल से जुड़ रहे हैं वो उससे ज़्यादा सब्सक्राइब करें और जो हैगा इसको जुड़ें ताकि जो है नए वीडियो कंटेंट आपको मिलते रहें। पहला प्रश्न है शिक्षण का, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान अर्जन, B सामाजिक सुधार, C विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास, 4 D यह है परीक्षा में सफलता। तो शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य का मतलब क्या है? तो शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास होता है। ऑप्शन सी जो होगा वो आपका राइट होगा। विद्यार्थी के व्यक्तित्व के विकास का मतलब ही शिक्षा है, तो ऑप्शन सी इसका जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे हम। दूसरा प्रश्न है शिक्षण की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? तो शिक्षण की जो सबसे प्रभावी विधि है हमारे पास, ए व्याख्यान विधि, बी चर्चा विधि, सी प्रदर्शन विधि और डी प्रोजेक्ट विधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, प्रोजेक्ट विधि जो होती है हमारे पास वो शिक्षण की सबसे प्रभावी विधि होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। अगला प्रश्न बढ़ेंगे। प्रश्न 3 है प्रभावी शिक्षण का संकेतक है? ए विद्यार्थी की चुप्पी, बी शिक्षक का अनुशासन, सी विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, नंबर 4 पाठ्यक्रम की समाप्ति। तो प्रभावी शिक्षण का जो संकेतक होता है उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? उसके लिए हमें जो है उनकी सहभागिता चाहिए होती है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। जब तक विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता नहीं होगी तो फिर वो जो है हमारे उसमें क्लास में जो है हमारे साथ नहीं रहेंगे। ठीक है, तो उत्तर जो है सी इसका सही होगा, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ब्लैक बोर्ड का उपयोग होता है सजावट हेतु, अवधारणा स्पष्ट करने हेतु, परीक्षा परिणाम हेतु, मनोरंजन हेतु। तो ये बहुत आसान सा प्रश्न है। ब्लैक बोर्ड का उपयोग आप सब जानते हैं कि कोई भी अवधारणा जो होती है उसको स्पष्ट करने हेतु किया जाता है। ब्लैक बोर्ड पे यदि गणित का शिक्षक है या और किसी सब्जेक्ट का, साइंस का शिक्षक है, तो वो क्या करेगा, अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करेगा। उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं हम अगला। शिक्षण प्रक्रिया में फीडबैक का क्या कार्य है? ए सजा देना, बी सुधार हेतु सूचना देना, सी मूल्यांकन रोकना, चौथा पढ़ाई समाप्त करना। तो फीडबैक का जो सही होता है वो होता है सुधार हेतु सूचना देना। ऑप्शन जो है बी सही होगा इसका भी, ऑप्शन बी सही है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है अनुसंधान का पहला चरण है डेटा संग्रह, समस्या की पहचान, रिपोर्ट लेखन, निष्कर्ष। तो हम किसी भी रिसर्च में जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस समस्या के लिए जो है रिसर्च करना चाहते हैं। ठीक है, तो रिसर्च में सबसे पहला जो पहलू होता है वो होता है आपका समस्या की पहचान। तो पहला वाला जो ऑप्शन है 20 का सही उत्तर हो जाएगा, समस्या की पहचान। अगला प्रश्न है परिकल्पना का अर्थ है? ए प्रमाणित तथ्य, बी अस्थायी अनुमान, सी सांख्यिकी डाटा और डी निष्कर्ष। तो जो परिकल्पना होती है जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं इंग्लिश में, हाइपोथेसिस जो होता है हमारे एक तरीके का अनुमान होता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एक अनुमान है, तो राइट उत्तर हो जाएगा अस्थायी अनुमान। अगला प्रश्न, अनुसंधान रिपोर्ट में सारांश आता है? ए आरंभ में, बी आपका आएगा मध्य में, सी अंत में, डी कहीं नहीं। तो अनुसंधान रिपोर्ट में जो सारांश आता है वो हमेशा आरंभ में आता है। ए वाला ही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ए इसका सही है, आरंभ में। अगला प्रश्न है शोध में प्राथमिक डेटा प्राप्त होता है पत्रिकाओं से, बी इंटरनेट से, सी प्रत्यक्ष सर्वेक्षण से, डी रिपोर्टों से। तो शोध में जो प्राथमिक डेटा प्राप्त होता है वो आपका प्राप्त होता है प्रत्यक्ष सर्वेक्षण से, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से ये प्राप्त होता है।
ठीक है। गुणात्मक अनुसंधान में प्रयुक्त विधि है ए सांख्यिकी विश्लेषण, बी साक्षात्कार, सी गणना, डी परिकल्पना परीक्षण। तो अनुसंधान, गुणात्मक जो अनुसंधान उसमें जो विधि होती है, प्रयुक्त विधि होती है गुणात्मक अनुसंधान में, वो होती है आपकी साक्षात्कार। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका साक्षात्कार, बी ऑप्शन ही इसका राइट। प्रश्न 11 है संचार का अर्थ है बोलना, बी सूचना का आदान प्रदान, सी मौन रहना, डी संदेश सुनना। तो संचार का सही अर्थ होता है सूचना का आदान प्रदान, ऑप्शन बी इसका भी राइट हो जाएगा, सूचना का आदान प्रदान। संचार की, प्रश्न 12 है संचार की सबसे बड़ी बाधा है ए स्पष्टता, बी शोर, सी एकाग्रता और डी सहमति। तो संचार की जो सबसे बड़ी बाधा मानी जाती है वो शोर माना जाता है। क्या माना जाता है? शोर। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नॉइस को जो है हम संचार की सबसे बड़ी बाधा मानते हैं। प्रभावी संचार का प्रमुख तत्व है ए संदेश की स्पष्टता। प्रश्न संख्या 13 स्क्रीन पर है आपकी। प्रभावी संचार का प्रमुख तत्व है ए संदेश की स्पष्टता, बी जटिल शब्दावली, सी भ्रमित भाषा और डी जो है आपका केवल मौखिक रूप है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संदेश की स्पष्टता, ए वाला इसका ऑप्शन सही है। फीडबैक का कार्य है संचार रोकना, सुधार के लिए सूचना देना, सी निष्कर्ष निकालना, डी त्रुटि निकालना। तो फीडबैक का जो कार्य होता है ओरिजिनल में वो क्या होता है? सुधार के लिए सूचना देना होता है। ऑप्शन बी सही है इसका भी। अगला प्रश्न, माध्यम किसे कहते हैं? प्रश्न 15 है ए प्रेषक को, प्राप्त बी प्राप्तकर्ता को, सी सूचना पहुंचाने का समाधान को, डी संदेश को। तो ये कहते हैं सूचना पहुंचाने का साधन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं माध्यम। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 16 है आईसीटी का पूर्ण रूप है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बी इंडियन कम्युनिकेशन थ्योरी, सी इंटरनेट एंड कंप्यूटर टूल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका 16 वाले का जो आंसर हो जाएगा वो सही होगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आसान सा प्रश्न है ये, फर्स्ट वाला ही इसका आंसर है। ठीक है, टेक्नोलॉजी में OGY नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे, OG। प्रश्न संख्या 17 ई लर्निंग का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शिक्षण, बी पुस्तक से पढ़ाई, सी कक्षा शिक्षण, डी मौखिक परीक्षा। तो राइट आंसर होगा ई लर्निंग का क्या अर्थ होता है? ई लर्निंग का अर्थ है आपका इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शिक्षण। ऑप्शन जो ए होगा वो सही है इसका। ठीक है, ई लर्निंग। ठीक है, आगे चलेंगे। मूक का पूरा नाम है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मोबाइल ऑनलाइन ओपन कोर्स, मॉडर्न ओपन कोर्स वेयर, मैनेज्ड ऑफलाइन कोर्स। तो मूक एक ई लर्निंग का माध्यम है। इसका जो फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है। ठीक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स कहते हैं मूक का पूरा नाम है। 19 से इंटरनेट में प्रयुक्त प्रोटोकॉल है ए HTTP, बी MS वर्ड, सी पावर पॉइंट, डी एक्सेल। राइट आंसर हो जाएगा इसका। इंटरनेट में जो प्रोटोकॉल होता है वो HTTP होता है, हाइपर, ठीक है, टेक्स्ट टाइपर प्रोटोकॉल, HTTP। प्रश्न संख्या 20 है ईमेल का निर्माण सबसे पहले किसने किया? ठीक है, रेमंड टॉमलिंसन, ए, बी बिल गेट्स, सी टिम बर्नर्स-ली, डी राल्फ बेबेज। देखिए बिल गेट्स होगा नहीं। ठीक है, इसमें एक मिनट रुक जाइए, आंसर बिल गेट्स होगा नहीं। टिम बर्नर्स-ली ने वेबसाइट का किया था, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का। तो कौन बचे? रेमंड टॉमलिंसन बचे। तो सही उत्तर होगा इसका ए वाला।
अगला प्रश्न है, यदि a बराबर b, b बराबर c और a बराबर c तो ये किसका उदाहरण है? a निगमनात्मक तर्क, a आगमनात्मक तर्क, c तुलनात्मक तर्क, d विश्लेषणात्मक तर्क। देखिए कह रहा है a के बराबर है b और b के बराबर है c और a बराबर है c के। किसके बराबर है? c के। तो वो ये पूछ रहे हैं कि ये किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये उदाहरण होगा निगमनात्मक तर्क का। पहला ही वाला इसका जो है उत्तर सही हो जाएगा, ए निगमनात्मक तर्क। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। एक संख्या दे रखी है आपको 2, 4, 8, 16। फिर ऑप्शन में पूछा है ए 18, बी 20, सी 24, डी 32। तो अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें क्रम दिखेगा। इसमें क्रम हो रहा है। देखिए इसमें क्या है कि 2 का जो डबल है इसमें वो 4 होता है और 4 का जो डबल होता है वो 8 होता है और 8 का डबल 16, यानी 2 से आपको गुणा करनी है इसकी। तो यदि 16 की 2 से हम गुणा करें, स्क्रीन पर देखें तो 16 की 2 से गुणा करें तो 32 आएगा। 2 में 2 की गुणा 4, 4 में 2 की करी 8, 8 में 2 की करी 16 और 16 में 2 की करेंगे तो 32। इस तरीके से ऑप्शन जो होगा हमारा डी राइट होगा, 32 वाला। ठीक है, अगला प्रश्न, सभी गुलाब फूल हैं, कुछ फूल लाल हैं। निष्कर्ष, कुछ गुलाब लाल हैं। बी सभी गुलाब लाल हैं। डी सी कोई गुलाब लाल नहीं। डी निष्कर्ष नहीं निकाला जाता। तो ये बड़ी अटपटी सी इन्होंने बात कही है, सभी गुलाब फूल हैं, कुछ फूल लाल हैं। तो ये निष्कर्ष जो है इसका नहीं निकाला जा सकता। उत्तर जो है डी होगा इसका, निष्कर्ष जो है नहीं निकाला जा सकता। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहा है, 270 बाएं घूमता है, अब वह किस दिशा में खड़ा होगा? देखिए अगर हम दिशाएं बना लें तो इस तरीके से बन जाएंगी और ये हो गई। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर और ये हो गया आपका दक्षिण, सॉरी साउथ। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अब वो कितना कहाँ खड़ा हुआ है? उत्तर की ओर खड़ा है, यानी इधर खड़ा है। ठीक है, और कितना घूम रहा है? 270। तो अगर हम घूमे तो 9 यानी 3 दिशाओं में चला जाएगा वो, 1, 2, 3। तो अब वो किधर खड़ा होगा? अब वो दक्षिण में खड़ा होगा। उत्तर जो है 20 का सही होगा। ठीक है, प्रतीकात्मक तर्क में ये जो 3 बिंदु होते हैं इसका अर्थ पूछा है आपसे। ठीक है, थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखा दूं। ठीक है, ए इसलिए, बी लेकिन, सी अथवा और। तो इसका सही अर्थ होता है इसलिए। क्या होता है इसका अर्थ? इसका अर्थ होता है इसलिए। ठीक है, ए ऑप्शन ही इसका सही होगा। ठीक है, और अगर ऐसे दिखा यानी इसका उल्टा कर दें हम ऐसे करके, तो इसका अर्थ जो हो जाएगा चूकी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 26 है, पर्यावरण का प्रमुख घटक नहीं है। ए वायु, बी जल, सी राजनीति, डी मृदा। तो राइट आंसर होगा इसका, पर्यावरण का जो प्रमुख घटक होता है वो आपका राजनीति नहीं होती है। ठीक है, तो राजनीति वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। यानी राजनीति, वायु भी है घटक, एयर है, वाटर है, ठीक है, और सॉइल भी होती है। तो इसमें सिर्फ यही नहीं होगा, राजनीति। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है, ए ग्रीन हाउस गैस है, बी सूर्य की दूरी, सी पृथ्वी की गति, डी ऋतुओं का परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन का जो मुख्य कारण है वो है ग्रीन हाउस गैसें। क्या है? और याद रखिए ग्रीन हाउस गैसें जिन्हें GHG कहते हैं आजकल हम, इसमें मुख्य गैस CO2 होती है, फिर CH4 होती है, और इसमें जो है आपकी जलवाष्प भी आती है। ठीक है, कई बार कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें। ठीक है, ये CO वगैरह सब ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, NAAC का कार्य है, ए उच्च शिक्षण संस्थानों को मान्यता देना, बी पाठ्यक्रम तय करना, सी शिक्षक भर्ती करना, डी परीक्षा आयोजित करना। तो ये रैंकिंग का एक संस्थान है जिसको हम NAAC कहते हैं आपका,
नैक जो है एक रैंकिंग प्रदान करता है, उच्च शिक्षा संस्थानों को क्या करता है, मान्यता देता है। ठीक है, आपने देखा होगा राष्ट्रीय शिक्षा प्रत्यानयन परिषद के जरिए या राष्ट्रीय प्रत्यानयन परिषद की ओर से बी ग्रेड या ए ग्रेड लिखा रहता है कॉलेजों पे। तो इसका सही काम है उच्च शिक्षा संस्थानों को मान्यता देना। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना कब हुई थी? ए 1945, बी 1953, सी 1960, डी 1986। तो इसकी स्थापना हुई 1953 में, 53। और वो है कहाँ, इसका न्यू दिल्ली में है यूजीसी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा बी। उच्च शिक्षा में एनआईआरएफ का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंडियन रिसर्च फाउंडेशन, ऑल इंडिया रैंकिंग, न्यू इंडिया रैंकिंग फॉर्मेट। इनमें से कोई नहीं, सही उत्तर होगा नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। एनआईआरएफ भी रैंक देने का कार्य करता है संस्थानों को। सही उत्तर होगा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। अगला प्रश्न लेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालय शिक्षा कितने चरणों में बांटी गई है? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो एनईपी में 2020 जो आई है उसमें आपका जो विद्यालय शिक्षा है वो 4 चरणों में बांटी गई है, 4 चरण। अगला क्वेश्चन। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 2015, बी 2014, सी 2016, डी 2013। देखिए, नीति आयोग का जो अर्थ होता है वो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया है। ये पुराने समय में योजना आयोग हुआ करता था। योजना आयोग को बदल कर जब गवर्नमेंट ने 2015 में क्या कर दिया, इसको नीति आयोग कर दिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया। तो इसका जो अभी स्थापना मानी जाती है वो मोदी गवर्नमेंट ने की थी, और इसकी जो सन है, वो ईयर है, वो 2015 है। ठीक है, योजना आयोग को ही नाम बदलकर पहले बाद में जो है नीति आयोग किया गया, और इसका पंचवर्षीय योजनाएं जो बनाता था, पहले योजना आयोग ही बनाता था, बाद में इसको बदलकर गवर्नमेंट ने नीति कर दिया था, NITI। ठीक है, हिंदी में नीति लिखा जाएगा ऐसे करके। अगला प्रश्न। स्वयं का उद्देश्य है ऑनलाइन शिक्षण उपलब्ध कराना, बी रोजगार प्रदान करना, सी परीक्षा करवाना, डी तकनीकी आविष्कार। तो स्वयं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिससे ऑनलाइन शिक्षा आप फ्री में बहुत सारे कोर्स कर सकते हैं स्वयं के थ्रू। ठीक है, तो ये राइट आंसर होगा ए वाला। भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? ए कलकत्ता विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय। तो आपको पता होगा कलकत्ता विश्वविद्यालय जो है अंग्रेज़ों के टाइम से है, यानी अंग्रेज़ों ने इसकी स्थापना की थी कलकत्ता विश्वविद्यालय की। एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक मिनट। तो कलकत्ता जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना जो है अंग्रेज़ों ने की थी, तो ये पहला विश्वविद्यालय है। AICT का क्या कार्य है? प्रश्न 35 है। तकनीकी शिक्षा को नियंत्रित करना, विद्यालय की शिक्षा, सी स्वास्थ्य सेवा, डी कृषि नीति। देखिए, AICT का जो फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, और इसका काम होता है BTech, MTech जैसे जो पाठ्यक्रम होते हैं हमारे, BTech है, MTech है, इस तरीके के जो पाठ्यक्रम होते हैं हमारे, ये सारे पाठ्यक्रम जो होते हैं इन सबको जो है मान्यता देने का काम करता है। तो ये सब किस में आते हैं? तकनीकी शिक्षा में आते हैं। तो इसका उत्तर होगा तकनीकी शिक्षा को नियंत्रित करना, ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 संबंधित है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, बी समानता, सी स्वतंत्रता, न्याय। देखिए, समानता और स्वतंत्रता तो ये 14 से अनुच्छेद के आसपास होते हैं, 14 से जो हैगा 21 के आसपास। तो इसमें जो निःशुल्क और अनिवार्य वाला शिक्षा वाला हैगा वो अनुच्छेद 45 में लिखा हुआ है। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा।
ब्लूम की वर्गीकरण पद्धति किससे जुड़ी है? ए शिक्षण उद्देश्यों से, बी परीक्षा से, सी अनुशासन से, डी विद्यालय प्रबंधन से। तो ब्लूम की जो वर्गीकरण की पद्धति जुड़ी हुई है वो आपका हैगा शिक्षण के उद्देश्यों से। ऑप्शन ए इसका भी राइट होगा, शिक्षण के उद्देश्यों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिलिप क्लासरूम का क्या तात्पर्य है? यह क्या तात्पर्य है? ए ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण का संयोजन, बी केवल गृह कार्य, सी परीक्षा पद्धति, डी ब्लैक बोर्ड विधि। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासों का संयोजन करना ही जो है फिलिप क्लासरूम की पद्धति है। ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण का संयोजन यदि हम करते हैं तो ये फिलिप क्लासरूम का तात्पर्य होता है। ठीक है, अगला ऑप्शन लेंगे हम। प्रश्न संख्या 39 है। क्यूरिकुलम का अर्थ है पाठ्यक्रम, ए बी परीक्षा प्रणाली, सी अनुशासन, डी शिक्षकों का वेतन। तो क्यूरिकुलम का जो अर्थ होता है वो पाठ्यक्रम से होता है, पाठ्यक्रम को ही क्यूरिकुलम कहते हैं। ठीक है, CURRICULUM होता है क्यूरिकुलम। ठीक है, अगला प्रश्न, शिक्षण में डायग्नोस्टिक टेस्ट का उपयोग होता है। ए कमजोरी पहचानने हेतु, बी अंग बढ़ाने हेतु, सी पुरस्कार हेतु, डी प्रवेश हेतु। उत्तर सही है इसका, कमजोरी पहचानने हेतु, 40 का ए। अगला प्रश्न है, औसत का सूत्र है योग डिवाइडेड बाई कुल संख्या डिवाइडेड बाई योग हटाओ डिवाइडेड बाई भाग, इनमें से कोई नहीं। तो औसत का जो सूत्र होता है वो सही होता है, आपका ए वाला होगा, योग और डिवाइडेड बाई कुल संख्या। 41 का ए प्रश्न सही होगा ऑप्शन। बार ग्राफ का उपयोग होता है, ए तुलना दिखाने में, बी दशा बताने में, सी वर्गीकरण में, डी औसत निकालने में। तो सही इसका उत्तर हो जाएगा आपका तुलना दिखाने में। ए वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, तुलना दिखाने में। पाई चार्ट का कुल कोण होता है 90, बी 180, सी 270, डी 360। तो पाई चार्ट का जो कुल कोण होता है वो होता है 360 डिग्री। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रतिशत निकालने का सूत्र है भाग डिवाइडेड बाई कुल गुणा 100, कुल डिवाइडेड बाई भाग गुणा 100, सी भाग प्लस कुल, और डी इनमें से कोई नहीं। तो पहला वाला इसका उत्तर सही है, भाग डिवाइडेड बाई कुल गुणा 100 जो है प्रतिशत निकालने का सूत्र है। सही प्रश्न। प्रश्न संख्या 46 है। आउटकम बेस्ड एजुकेशन का अर्थ है, ए परिणाम केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, विषय केंद्रित शिक्षा और नीति केंद्रित शिक्षा। तो आउटकम बेस्ड एजुकेशन का जो सही अर्थ होता है वो क्या होता है? आउटकम बेस्ड जो शिक्षा होती है, एजुकेशन होती है, उसका सही अर्थ होता है परिणाम केंद्रित शिक्षा। क्या सही अर्थ होता है? 46 का ए वाला सही होगा, परिणाम केंद्रित शिक्षा। 46 का जो हैगा ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, परिणाम केंद्रित। राइट ऑप्शन होगा, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ 2015 में। ए ऑप्शन इसका सही होगा, 2015 में। स्वयं का संचालन किस मंत्रालय के अंतर्गत है? ए शिक्षा मंत्रालय, बी सूचना मंत्रालय, सी सामाजिक न्याय मंत्रालय और डी है श्रम मंत्रालय। तो स्वयं जो है किसके अंतर्गत आता है? स्वयं आता है शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। अगला प्रश्न, ये प्रश्न रिवर्स है। मूक्स का प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? ऑनलाइन कोर्स, बी कृषि, सी चिकित्सा, डी राजनीति। तो शिक्षा में ऑनलाइन कोर्स के लिए मूक्स का इस्तेमाल होता है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स था, पीछे भी आप पढ़ के आए थे। अगला प्रश्न लेंगे, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, बी 14 नवंबर, बी 5 सितंबर, सी 15 अगस्त, 26 जनवरी। तो 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे होता है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस होता है, 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस होता है, 26 जनवरी को आपका जो हैगा गणतंत्र दिवस होता है। ठीक है, तो आपका जो हैगा पहला बी वाला ऑप्शन है सही होगा। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन जो यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए हमने कराए थे। ये प्रश्न आपको शिक्षण जहाँ वाला ऑप्शन जहाँ जहाँ आएंगे उसके लिए भी प्रभावी हैं और जो हैगा उसमें भी आपकी मदद करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।